मैं सुनीता बंसल, प्रवक्ता सिविल, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय उदयपुर से आज आपको थियोडोलाइट चक्रम के बारे में बताऊंगी। थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग के अंदर किसी भी रेखा के कोण और दिक्मान को ज्ञात करने के लिए थियोडोलाइट का उपयोग किया जाता है, जबकि उसकी लंबाई को ज्ञात करने के लिए 20 या 30 मीटर स्टील टेप का यूज़ किया जाता है। थियोडोलाइट चक्रम की दो विधियां हैं, स्थिर सूचिका विधि, स्थिर सुई विधि और कोण मापी विधि। फास्ट नीडल मेथड, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंगल। स्थिर सूचिका विधि में एक दिक्सूचक यानी कि मैग्नेटिक नीडल वाले मैग्नेटिक कंपास थियोडोलाइट की ए फ्रेम पर लगा होता है, जिसकी सहायता से सभी रेखाओं के दिक्मान को ज्ञात किया जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इस विधि में हर स्टेशन पर चुंबकीय याग्योत्तर की दिशा स्थापित नहीं की जाती, बल्कि जो पहला वाला स्टेशन है उसके रेफरेंस में हम दूसरे स्टेशन के चुंबकीय याग्योत्तर के ज्ञात करते हैं। इस प्रकार की अस्थिर सूचिका विधि के मुकाबले जो हम कोण ले रहे हैं स्थिर सूचिका विधि में, वह ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। रेखाओं की लंबाई को हम 20 मीटर और 30 मीटर लंबे फीते से नापते हैं। स्थिर सूची विधि की 3 विधियां हैं। डायरेक्ट मेथड विथ ट्रांजिटिंग, संक्रमण द्वारा सीधी विधि। डायरेक्ट मेथड विदाउट ट्रांजिटिंग, संक्रमण रहित सीधी विधि। थर्ड, बैक बियरिंग मेथड, पश्च दिक्मान विधि। फास्ट नीडल मेथड, स्थिर सुई विधि। थियोडोलाइट सर्वेक्षण की इस विधि के अंदर हम थियोडोलाइट के ए फ्रेम पर एक कंपास लगा होता है, जिससे सभी सर्वेक्षण रेखाओं के चुंबकीय दिक्मान ज्ञात करते हैं। यह विधि स्वतंत्र सुई विधि, फ्री नीडल मेथड, अर्थात कंपास की सहायता से जो दिक्मान लिए जाते हैं उससे ज़्यादा शुद्ध होती है। डायरेक्ट मेथड विथ ट्रांजिटिंग, प्रत्यक्ष या संक्रमण द्वारा सीधी विधि या प्रत्यक्ष संक्रांति विधि। सबसे पहले थियोडोलाइट को ए बिंदु पर स्थापित किया जाता है, फिर इसको हम लेबलिंग और उसकी सेंटरिंग कर देते हैं। सबसे पहले हमें हॉरिजॉन्टल सर्कल का पाठ्यांक को 0 करना होता है। उसके पश्चात हम लोअर क्लैंप स्क्रू को खोल देते हैं और अपर क्लैंप स्क्रू को कस देते हैं। फिर हम जिस बिंदु पर हमने रखा है उससे दूसरे स्टेशन की तरफ हम उसको, या अगर हम डायरेक्ट चुंबकीय दिक्मान ज्ञात करना चाहते हैं तो हम जो चुंबकीय नीडल है उसको ओपन कर देते हैं, जिससे वो हल्का सा मूवमेंट करके एक्चुअल नॉर्थ में आ जाए। अब हम टेलीस्कोप को उस नॉर्थ की डायरेक्शन में साइड कर देते हैं। फिर हम लोअर क्लैंप स्क्रू को कस देते हैं और टेंजेंट स्क्रू की सहायता से लाइन ऑफ साइट को एक्चुअल नॉर्थ में हम साइड करते हैं। उसके बाद हम जो हमारा अपर क्लैंप है उसको खोल देते हैं और थियोडोलाइट को मूव कराते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब हम थियोडोलाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराते हैं तो उसके जो हॉरिजॉन्टल सर्कल है उसके पाठ्यांक में चेंज आता है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, हम टेलीस्कोप की सहायता से हम बी को देखते हैं और जब हमारी लाइन ऑफ साइट ए बी की डायरेक्शन में आ जाती है अपर क्लैंप स्क्रू को कस देते हैं और टेंजेंट स्क्रू की सहायता से हम बहुत एक्यूरेसी से बी को साइड करते हैं, जिससे हमारी लाइन ऑफ साइट जो है वो एक्यूरेट ए बी की डायरेक्शन में आ जाए। इससे हमें लाइन ए बी का चुंबकीय दिक्मान ज्ञात हो जाता है। अब हम इसके बाद उसी थियोडोलाइट को बी पॉइंट पे ले जाते हैं और बी पॉइंट पे ले जाकर हम उसका बी ए लाइन का पश्च दिक्मान यानी उल्टी दिशा से भी उसका दिक्मान ज्ञात करते हैं। तो इस विधि के अंदर जो हमने दोनों दिक्मान ज्ञात किए हैं उसके अंदर 180 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है डायरेक्ट मेथड विदाउट ट्रांजिटिंग, प्रत्यक्ष निसंक्रांति विधि। इसके अंदर हम सबसे पहले उपकरण को ए बिंदु पर स्थापित कर देते हैं और उसका परिशुद्धता से उसका सेंटरिंग और लेवलिंग कर देते हैं, क्योंकि अगर हमारी लेवलिंग और सेंटरिंग में थोड़ा भी डिफरेंस आ जाएगा तो हमारे द्वारा लिए गए पाठ्यांक गलत हो जाएंगे। फिर हम वर्नियर ए पर पाठ्यांक को 0 कर देते हैं। फिर चुंबकीय सूचिका का क्लैंप को लूज़ करते हैं
और लोअर क्लैंप व टेंजेंट स्क्रू की सहायता से दूरबीन को मैग्नेटिक नॉर्थ की दिशा में स्थापित करते हैं। उसके बाद जब हमारी टेलीस्कोप की लाइन ऑफ साइट मैग्नेटिक नॉर्थ में आ जाती है, हम अपर क्लैंप स्क्रू को खोल देते हैं और दूरबीन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराते हुए बी को देखते हैं तथा दूरबीन जब हम बी को देखते हैं तो उसके बाद हम लोअर क्लैंप स्क्रू को कस देते हैं तथा टेंजेंट स्क्रू की सहायता से लाइन ऑफ साइट को वास्तविक ए बी की दिशा में करते हैं और वर्नियर ए पर पाठ्यांक ए बी को ज्ञात करते हैं। जो पाठ्यांक हमें ए बी पर प्राप्त हो रहा है वो लाइन ए बी का चुंबकीय दिक्मान होगा। अब हम दोनों क्लैंप स्क्रू को क्लैंप कर देते हैं और उपकरण को बी पर ले जाते हैं, यानी अब हम उपकरण को ए से बी पर शिफ्ट करते हैं तथा फिर उपकरण को बी पर ले जाने के बाद हमेशा किसी भी पॉइंट पर स्थापित करने के लिए उसकी सेंटरिंग और लेवलिंग करनी होती है, अर्थात उसका अस्थायी समंजन पूरा करना होता है। फिर हम उसको बी पर स्थापित कर देते हैं। लोअर क्लैंप पर टेंजेंट स्क्रू की सहायता से हम ए का पश्चावलोकन करते हैं, यानी कि हम बी से अब ए को देखते हैं। अब यहाँ पर जब हम बी से ए को देखते हैं, पूरे इंस्ट्रूमेंट को हमने शिफ्ट किया है, तो एक बात सबसे ध्यान देने योग्य है कि हमारे जो हॉरिजॉन्टल सर्कल वर्नियर ए के पाठ्यांक में हमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। फिर हम जो हमारी दूरबीन है उसको बी ए की डायरेक्शन में कर देते हैं और अब जो हम बी ए की रीडिंग देख रहे हैं वो एक्चुअल में ए बी की रीडिंग है। तो बी ए की रीडिंग और ए बी की रीडिंग में 180 डिग्री का अंतर है, यानी अब हमारी जो लाइन ऑफ साइट जो हमें मिलेगी, जो हमारा मेरिडियन मिलेगा, उसके अंदर 180 डिग्री का हमें संशोधन करना पड़ेगा। तो इसके लिए इसके बाद हम अपनी टेलीस्कोप को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, अपर क्लैंप स्क्रू को खोल देते हैं और टेलीस्कोप को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं और सी को देखते हैं। यहाँ पर जब हम उसको सी को एक्चुअल में देख लिया तो हम उस क्लैंप स्क्रू को क्लैंप कर देते हैं, अपर क्लैंप स्क्रू को क्लैंप कर देते हैं और टेंजेंट स्क्रू की सहायता से हमारी लाइन ऑफ साइट को एक्चुअल में बी सी दिशा में ले जाते हैं। अब वर्नियर स्केल ए पर प्राप्त पाठ्यांक बी सी के चुंबकीय यात्रोत्तर से 180 डिग्री कम या ज़्यादा होगा। यदि हमारे वर्नियर ए पर प्राप्त पाठ्यांक 180 डिग्री से ज़्यादा है तो हमें 180 डिग्री उसमें से कम करना होगा चुंबकीय यात्रोत्तर उस लाइन का ज्ञात करने के लिए। और अगर हमारा वर्नियर ए पर प्राप्त पाठ्यांक 180 डिग्री से कम है तो उसके अंदर हमें 180 डिग्री जोड़ना होगा बी सी लाइन का चुंबकीय यात्रोत्तर ज्ञात करने के लिए। जब हमें लाइन बी सी का चुंबकीय यात्रोत्तर ज्ञात हो गया, अब हम सी पॉइंट पर अपने इंस्ट्रूमेंट को, अपने थियोडोलाइट को शिफ्ट कर देते हैं। जैसा हमने पहले किया था वैसा ही वापस से उसी तरह से कर और हम वही सारे करेक्शन को करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें, जब हमने ए पर स्थापित किया था, बी पर लेकर आए थे तो हमारी लाइन ऑफ साइट में 180 डिग्री का अंतर था। जब हम सी पर करेंगे तो पुनः लाइन ऑफ साइट में 180 डिग्री का अंतर आ गया, यानी ए के रेफरेंस में हमारी लाइन ऑफ साइट में कितना अंतर आ गया, 360 डिग्री का। इसलिए जब हम थर्ड पॉइंट पे अपने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करेंगे तो हमें उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करना होता और जैसा कि हमने बी पॉइंट पर पाठ्यांक लिया था चुंबकीय यात्रोत्तर, उसी तरह से हम नेक्स्ट पॉइंट पर भी चुंबकीय यात्रोत्तर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखें जितने भी सम स्टेशन हैं, जैसे बी है, डी है, इन स्टेशन पे हमें किसी तरह इन सब के अंदर एक्चुअल चुंबकीय यात्रोत्तर ज्ञात करने के लिए 180 डिग्री का करेक्शन अप्लाई करना होता है, जबकि विषम स्टेशन ए, सी, ई, इनके अंदर हमें किसी तरह का कोई करेक्शन अप्लाई नहीं करना होता, क्योंकि यहाँ लाइन ऑफ साइट 360 डिग्री पर ऑलरेडी चेंज हो चुकी होती है। नेक्स्ट है पश्च दिक्मान विधि। इसके अंदर उपकरण को पूर्व की भांति ए स्टेशन पर स्थापित करते हैं, उसका सेंटरिंग करते हैं, लेवलिंग करते हैं तथा दोनों क्लैंप को खोलकर वर्नियर ए के पाठ्यांक को 0 कर देते हैं। फिर हम अपर क्लैंप को कसकर लोअर क्लैंप की सहायता से हम अपने जो लाइन ऑफ साइट है मैग्नेटिक नॉर्थ में कर देते हैं। फिर हम जब लाइन ऑफ साइट हमारी मैग्नेटिक नॉर्थ में हो गई
अब हम अपर क्लैंप स्क्रू को खोलकर दूरबीन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराते हैं तथा जब हमारी डायरेक्शन एक्चुअल में लोअर क्लैंप स्क्रू खुला हुआ, अपर क्लैंप स्क्रू खुला हुआ है और हमारी लाइन ऑफ साइट जो है एक्चुअल में ए बी डायरेक्शन में आ गई, हम लोअर क्लैंप स्क्रू को कस देते हैं और अपर क्लैंप स्क्रू को खोल देते हैं। जब हम अपर क्लैंप स्क्रू को खोलते हैं तो दोनों सर्कल के बीच में यानी हॉरिजॉन्टल सर्कल का पाठ्यांक चेंज होता है, जबकि हम अपर क्लैंप स्क्रू को जब क्लैंप रखते हैं तो उसमें किसी पाठ्यांक में चेंज नहीं होता। इसलिए हम जब कभी भी लाइन ऑफ साइट को साइट करते हैं और वर्नियर के पाठ्यांक को 0 रखते हैं तो हमें लोअर क्लैंप स्क्रू को खोलना होता है और अपर क्लैंप स्क्रू को कसना होता है। जब हमारी लाइन ऑफ साइट एक्चुअल में किसी भी डायरेक्शन में एक्चुअल नॉर्थ में चली गई, हमने लोअर क्लैंप स्क्रू को क्लैंप कर दिया, अपर क्लैंप स्क्रू को खोल दिया और अब थियोडोलाइट को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराते हैं। जब हम थियोडोलाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराते हैं तो हमें जो हॉरिजॉन्टल सर्कल है उस पर ए बी रेखा का चुंबकीय दिक्मान ज्ञात हो जाता है। अब हम उपकरण को बी पर ले जाते हैं तथा वहाँ पर स्थापित करते हैं। जब हम उसको वहाँ पर स्थापित करते हैं तो दोनों क्लैंप स्क्रू कसे हुए होने चाहिए ताकि उसके पाठ्यांक में कोई चेंज नहीं आए। अब हम जब बी पर उसको स्थापित कर देते हैं उसके बाद अपर क्लैंप स्क्रू खोलकर हमारी जो रीडिंग है उसके अंदर हम 180 डिग्री का अंतर कर देते हैं, जिससे हमारी लाइन ऑफ साइट जो है उस दिशा में हमारे जो ए पर जो बी पॉइंट है उस पर उसका जो चुंबकीय दिक्मान है B1 का चुंबकीय दिक्मान थियोडोलाइट के हॉरिजॉन्टल सर्कल पर प्राप्त हो जाए। फिर हम क्या करते हैं, लोअर क्लैंप स्क्रू को खोलकर लाइन ऑफ साइट को B1 की दिशा में देखते हैं। अब हम अपर क्लैंप स्क्रू खोल देते हैं और टेलीस्कोप की लाइन ऑफ साइट को क्या करते हैं, C डायरेक्शन में C की ओर ले जाते हैं। इस समय जब हमारी लाइन ऑफ साइट B से C की दिशा में चली जाती है, अपर क्लैंप स्क्रू को कस देते हैं और टेंजेंट स्क्रू की सहायता से हम उसको एक्चुअल BC की दिशा में ले जाते हैं। इस समय हमें BC पर जो पाठ्यांक प्राप्त होगा वो पाठ्यांक इस BC रेखा का चुंबकीय दिक्मान होगा। इसी प्रकार हमें सभी सर्वेक्षण रेखाओं के चुंबकीय दिक्मान ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एंगल। इसके अंदर हमने इससे पहले जितने भी पॉइंट्स थे, जितनी भी विधियाँ थी, उसके अंदर सभी स्टेशंस के चुंबकीय दिक्मान ज्ञात किए थे। अब हम चुंबकीय दिक्मान ज्ञात न कर हम उन पॉइंट्स पर दो क्रमागत सर्वे रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करते हैं। सर्वे रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करने की भी दो विधियाँ हैं, अंतर्गत कोण चक्रम सर्वेक्षण और विक्षेप कोण द्वारा चक्रम सर्वेक्षण। पहला है अंतर्गत कोण चक्रम सर्वेक्षण, ट्रैवर्सिंग बाय इंक्लूडेड एंगल। इसके अंदर हम दो सर्वेक्षण रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करते हैं। इस विधि के अंदर जैसा कि हम हमेशा करते हैं, किसी भी एक बिंदु पर हम अपनी थियोडोलाइट को शिफ्ट लगा देते हैं, स्थापित करते हैं, फिर उसकी हम सेंटरिंग और लेवलिंग करते हैं। अब हम एक लाइन को पीछे की तरफ से देखते हैं। जैसा कि अगर हम यहाँ देखें, ए पर अगर हमने इसको शिफ्ट किया है तो हम अपनी लाइन ऑफ साइट को, थियोडोलाइट की लाइन ऑफ साइट को ए दिशा में ले जाते हैं। वर्नियर स्केल के पाठ्यांक को 0 कर देते हैं। जब वर्नियर स्केल का पाठ्यांक 0 हो गया, हम अपर क्लैंप स्क्रू को कसकर, दोनों क्लैंप स्क्रू को कसकर लाइन ऑफ साइट को टेंजेंट स्क्रू की सहायता से ए की दिशा में ले जाते हैं। फिर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थियोडोलाइट को मूव कराते हैं और अपर क्लैंप स्क्रू खोल देते हैं और हम हमारी लाइन ऑफ साइट को हम ए बी डायरेक्शन में मूव कराते हैं। जब लाइन ऑफ साइट ए बी डायरेक्शन में आ गई तो इस समय थियोडोलाइट के वर्नियर ए पर प्राप्त पाठ्यांक जो होगा वो ट्रैवर्सिंग यानी दो क्रमागत सर्वे रेखाओं के बीच का अंतर्गत कोण इंटरनल एंगल होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दो सर्वेक्षण रेखाओं के जो हमने कोण ज्ञात किया है वहाँ थियोडोलाइट का जो लीस्ट काउंट है वो 20 सेकंड होता है। हम अगर इससे भी ज़्यादा एक्यूरेसी से कोण ज्ञात करना चाहते हैं तो इसी प्रोसीजर को हम 2 to 3 टाइम्स रिपीट कर देते हैं, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। अब हम यहाँ पर जब हम दूसरी बार कोण ले रहे हैं तो हम लोअर और अपर क्लैंप को कस देते हैं। अपर क्लैंप स्क्रू को जब हम कस देंगे और लोअर क्लैंप को खोलेंगे तो हम पुनः लाइन ऑफ साइट को जब ए डायरेक्शन में साइट करेंगे तो इसके अंदर, इसके पाठ्यांक में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब पुनः हम ए बी को देखेंगे।
तो अब जो कोण प्राप्त होगा, जो कोण हमें पहले मिला था उसके अंदर वापस से इसी कोण का एडिशन होगा। ऐसे हम नंबर ऑफ रिपीटिशन बार बार इस प्रोसीजर को दोहराते हैं। अंत में जो कोण प्राप्त होगा उसको हमने जितनी बार कोण को रिपीट किया है उससे डिवाइड कर देते हैं, उससे भाग दे देते हैं, तो हमें उसका एक्चुअल कोण प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे मेन है, जब हमने नंबर ऑफ टाइम रिपीट किया है तो हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है विक्षेप कोण द्वारा सर्वेक्षण, यानी कि यहाँ पर हमने जो एंगल लिया है वो दो सर्वे रेखाओं के बीच का इंटरनल एंगल ना हो करके क्या होगा, एक्सटर्नल एंगल होगा। यानी हम एक सर्वेक्षण रेखा को अगर आगे बढ़ा दें और दूसरी सर्वेक्षण रेखा के बीच का जो कोण ज्ञात करेंगे उसे विक्षेप कोण कहते हैं। विक्षेप कोण में ये ध्यान देने योग्य है, इससे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं होती थी थियोडोलाइट हमने किस डायरेक्शन में मूव किया है। विक्षेप कोण में ये ध्यान देने योग्य चीज़ है, बात है कि जब हम थियोडोलाइट को राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो आर लिखेंगे और लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो एल लिखेंगे। यहाँ पर हमने जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, हमने बी पर अपनी थियोडोलाइट को सेट किया है और हमने थियोडोलाइट को बी पॉइंट पर सेट करने के बाद उसकी लेवलिंग सेंटरिंग की है और दोनों क्लैंप स्क्रू को खोल दिए हैं और वर्नियर के पाठ्यांक को 0 कर दिया। अब हमने लोअर क्लैंप को खोल दिया और हम लाइन ऑफ साइट को BA की दिशा में देखते हैं। अब हम लोअर क्लैंप को भी कस देते हैं और जो लोअर टेंजेंट स्क्रू है उसकी सहायता से हम एक्चुअल लाइन ऑफ साइट को B से A की दिशा में कर देते हैं। अब हम टेलीस्कोप को 180 डिग्री पर इन्वर्ट कर देते हैं, यानी ट्रांजिट कर देते हैं। जब हम अपनी टेलीस्कोप को 180 डिग्री पर ट्रांजिट करेंगे तो अब हमारी जो दिशा होगी वो BB' हो जाएगी। जब हमारी लाइन की डायरेक्शन BB' हो गई, अब हम यहाँ पर देखें टेलीस्कोप को C को देखने के लिए, B से C बिंदु को देखने के लिए हम अपनी थियोडोलाइट को R यानी राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं। और उस समय जब हम थियोडोलाइट को B से C की तरफ मूव कर रहे हैं, अपर क्लैंप स्क्रू खुला होना चाहिए, क्योंकि जब अपर क्लैंप स्क्रू खुला होगा तभी थियोडोलाइट में पाठ्यांक चेंज होगा। फिर हम जब इसको B C की तरफ हमारी लाइन ऑफ साइट हो जाती है, हम अपर क्लैंप स्क्रू को क्लैंप कर देते हैं और टेंजेंट स्क्रू की सहायता से लाइन ऑफ साइट को एक्चुअल BC डायरेक्शन में कर देते हैं। इस समय हमें जो कोण प्राप्त होगा B' और C के बीच का कोण अल्फा प्राप्त होगा, ये विक्षेप कोण होता है। यहाँ पे हमने थियोडोलाइट को राइट डायरेक्शन में मूव किया है, अतः हम इस एंगल के साथ में R लिखेंगे। तो यहाँ पर जो हमने अभी तक थियोडोलाइट से ट्रैवर्सिंग की विधि देखी है, इसके अंदर एक के अंदर तो हमने सभी रेखाओं के चुंबकीय दिक्मान ज्ञात किए थे, दूसरी विधि के अंदर हमने सभी रेखाओं यानी दो क्रमागत सर्वेक्षण रेखाओं के बीच के कोण ज्ञात किए हैं। अतः यहाँ पर हमने जो पहले जितने भी विधि से ट्रैवर्सिंग की थी उसके रेफरेंस में थियोडोलाइट से ट्रैवर्सिंग करना ज़्यादा आसान है और उसकी एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा होती है। थैंक यू।